प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे अब तक। आज हम लोग जो नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है, नेट का जो यूनिट 4 है, हम यूनिट 4 को देखेंगे, यूनिट 4 को पढ़ेंगे। यूनिट 4 में क्या रखा गया? यूनिट 4 में कई सारे उपन्यास रखे गए हैं जो आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम में आपके उपन्यासों को भी पढ़ना है और उन उपन्यासों के बारे में और उन जो उपन्यास हैं उनके उपन्यासकारों के विषय में आपको थोड़ा डीप पढ़ना होगा, गहराई से पढ़ना होगा, ताकि परीक्षा में प्रश्न आए तो आप उसको कर लें। और जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, इनसे आपको ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। पूरे उपन्यास जो उपन्यासकार हैं उनकी अन्य रचनाएं भी पूछी जाती हैं, साथ साथ जो उपन्यास पाठ्यक्रम है उससे उसके बारे में, उसकी कथा वस्तु के बारे में, उसके शिल्प के बारे में, उसके शैली और काव्य के कथन के विषय में पूछता है। जो कथन आते हैं प्रश्न परीक्षाओं में, कई सारे कथन दे देते हैं कि यह किस उपन्यास से यह कथन लिया गया है या किस पात्र ने ये कहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर जब पढ़ेंगे इन उपन्यासों को, यानी जो मूल उपन्यास रखे गए हैं मूल रूप से, उन उपन्यासों को जब पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्न जो भी कथन का वाले प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। पात्रों के जो नाम पूछता है या फिर कहाँ से, मतलब जैसे जो भी उपन्यास है उस उपन्यास में किस जगह की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो ये सारी चीज़ें प्रश्न के रूप में आपके सामने आती हैं। आप सोचने में पड़ जाते हैं कि ये प्रश्न करें कहाँ से, क्योंकि आप उपन्यास तो पढ़े नहीं रहते हैं। और उपन्यास इतने बड़े बड़े भी हैं, छोटे उपन्यास भी रखे गए हैं एक दो, और काफ़ी बड़े बड़े उपन्यास भी रखे गए हैं। जो अभी आगामी जून की परीक्षा है, इतने कम समय में उन सभी उपन्यासों को अगर आप लेकर के पूरा पढ़ने बैठ गए तो पता चलेगा कि आप उपन्यास ही पढ़ते रह गए और परीक्षा का समय भी बीत जाएगा, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इस क्लास के माध्यम से हम उपन्यासों को इस ढंग से पढ़ेंगे कि एक वीडियो में या दो वीडियो में बहुत ही कम समय में आपका पूरे अच्छे से उपन्यासों की तैयारी आपकी हो जाए। मान लीजिए हम कक्षाएं 1 या 2 दिन में ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उन दोनों कक्षाओं को एक ही साथ पढ़ लेंगे तो और उसके बाद जब नोट्स बना लेंगे तो आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट में रिवीजन करके और एक उपन्यास के पूरे उपन्यास की तैयारी कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम आज उपन्यास को पढ़ेंगे और इसमें जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में उपन्यास रखे गए हैं उन उपन्यासों को हम पढ़ेंगे। और इसमें पहला उपन्यास जो रखा गया है, देवरानी जेठानी की कहानी। तो आज की कक्षा में हम देवरानी जेठानी की कहानी के विषय में पढ़ेंगे। ये देवरानी की जेठानी की कहानी जो उपन्यास हैं, उपन्यासों जो प्रथम उपन्यास कहे जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, यानी कि उपन्यास प्रथम बार कौन सा लिखा गया, उस श्रेणी में या उस उपन्यासों के उस प्रथम श्रेणी की दौड़ में ये उपन्यास भी शामिल है। नाम क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी, यानी शीर्षक में कहानी लिखा हुआ है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये उपन्यास है और एक लघु उपन्यास है। इसके रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त का ये उपन्यास है जो हमें पढ़ना है। पंडित गौरी दत्त का उपन्यास एक बहुत छोटा सा उपन्यास है। इसमें सिर्फ 35 पृष्ठ ही हैं। इसमें कितने हैं? सिर्फ 35 पृष्ठों का ये उपन्यास है। ये बहुत छोटा सा उपन्यास है। आप चाहें तो इस उपन्यास को पढ़ भी सकते हैं, एक दिन में आप लोग आराम से इस उपन्यास को पढ़ लेंगे। तो इस उपन्यास को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े उपन्यास भी हैं, जैसे मैला अंचल हो गया, गोदान हो गया, ये काफ़ी मोटे उपन्यास हैं। तो इनको पढ़ने में आपका समय काफ़ी लग जाएगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर कहानियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, निबंध रखे हुए हैं, नाटक रखे हुए हैं, आपको सब पढ़ना है। फिर पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, अन्य लघु विधाएँ हैं वो भी पढ़ना, और काव्य में भी कुछ रखे हुए हैं। एक यूनिट आपका पूरा काव्य का है, जिसमें आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के कुछ कवियों के काव्यों को रखा गया है जिनको पढ़ना है। तो ये सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है पाठ्यक्रम, और आप बहुत कम समय में पूरा तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस कक्षा को ज़रूर देखें, ताकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी जल्दी हो जाए। तो हम लोग ज़्यादा समय न लेकर के क्या पढ़ रहे हैं? देवरानी जेठानी की कहानी यूनिट 4 में पहला उपन्यास देख रहे हैं। और ये उपन्यास किसका है? पंडित गौरी दत्त का है। इसमें कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 35 पृष्ठ हैं।
हम उपन्यास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पंडित गौरी दत्त के विषय में भी जान लेंगे, क्योंकि जो भी उपन्यास आपकी परीक्षा में रखे गए, पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, तो उन उपन्यासों के जो रचनाकार हैं, जो उपन्यासकार हैं, उनके विषय में भी आपको गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि उनकी रचनाओं के विषय में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम उस संभावना को देखते हुए इन उपन्यासकारों के विषय में भी अच्छे से पढ़ेंगे, और इससे क्या होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास भी एक तरह से अच्छे से तैयार होता जाएगा। जो रचना और रचनाकार आते हैं, तो ऐसे प्रश्न हमारे काफ़ी इजीली तैयार हो जाएंगे उपन्यासों को पढ़ते पढ़ते ही। उन उपन्यासकार से संबंधित जो भी रचनाएं हैं, जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे, वो सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, गौरी दत्त को पढ़ रहे हैं, इसलिए यानी कि इनके जीवन वृत्त को भी हम लोग थोड़ा सरसरी निगाह से जान लेंगे। इनके जीवन यानी कि इनका उपन्यास पढ़ने से पहले क्या हम पढ़ेंगे, गौरी दत्त का जीवन वृत्त देखेंगे। जीवन वृत्त में क्या हम देखेंगे कि पंडित जी का जन्म कब हुआ, तो पंडित जी के जन्म यानी कि इनका जन्म भी पूछ सकता है। तो इनका जन्म जो था सन 1836 ईस्वी में होता है। पंडित गौरी दत्त जी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म एक तो पंजाब जिले में, पंजाब में इनका जन्म कहाँ पे हुआ, पंजाब के लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में, लुधियाना शहर के एक सारस्वत परिवार में हुआ। सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार में कब हुआ, सन 1836 ईस्वी में हुआ, और विक्रम संवत 1893 था। विक्रम संवत यानी कि पौष सुदी 2 संवत 1893। अगर ईस्वी सन में इसको देखेंगे तो सन 1836 ईस्वी, 1836 ईस्वी में हुआ। ये अगर प्रश्न पूछता है कि पंजाब पंडित गौरी दत्त का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको याद होना चाहिए पंजाब के लुधियाना शहर के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में, एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में, पौष सुदी संवत, अगर संवत में पूछता है तो संवत 2 संवत 1893 में, और ईस्वी सन में पूछता है तो 1836 ईस्वी में हुआ। ये पंडित जी जो थे, पंडित गौरी दत्त के दादाजी जो थे, इनके दादा क्या थे, इनके दादा का नाम था नाथू मिश्र। नाथू मिश्र के ये पौत्र थे। नाथू मिश्र कौन थे, नाथू मिश्र इनके दादा थे, और ये एक तांत्रिक थे। ये क्या थे, एक तांत्रिक पंडित थे। एक तांत्रिक तो लिखे नहीं, क्या थे ये, तांत्रिक पंडित थे ये। और इनके पिताजी अंग्रेजों के द्वारा दरोगा नियुक्त किए गए थे। इनके पिताजी यानी कि जो पंडित गौरी दत्त हैं, इनके पिता का नाम उनके जीवनी में कहीं दिया नहीं था। तो इनके पिता जो थे, इनके पिता ये अंग्रेजों के द्वारा क्या दरोगा नियुक्त किए गए थे। और इनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है, ये पढ़ाई लिखाई इनकी अच्छे ढंग से होती है। जो इनके पिताजी जो थे, ये जब गौरी दत्त जी जब 5 वर्ष की अवस्था के थे, तो 5 वर्ष के ही थे, तो इनके पिताजी जो थे वो एक धर्म में दर्शन मतलब
संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और संन्यास ग्रहण करके घर को छोड़ देते हैं, यानी कि वेदांती सन्यासी के द्वारा दर्शन को ग्रहण करते हैं, धर्म को ग्रहण करते हैं, संन्यास धारण करते हैं और संन्यास धारण करके घर को छोड़ देते हैं। फिर इनकी मम्मी जो थी, यानी कि इनकी जो माता जी थी, ये इन्हें लेकर के मेरठ आ जाती हैं। ये कहाँ लेके आ जाती हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ में लेकर आ जाती हैं और फिर ये मेरठ से ही अपनी शिक्षा दीक्षा भी पूरी करते हैं सारे, और बहुत सारे कार्य ये मेरठ से ही शुरू करते हैं। यानी हिंदी साहित्य में जो इनका योगदान है ये मेरठ से ही शुरू होता है। तो इन्होंने, जो गौरी दत्त हैं, इनकी पढ़ाई कैसी हुई थी? इनकी पढ़ाई शुरू में तो संस्कृत में हुई। पढ़ाई कैसी हुई? शुरू में संस्कृत भाषा में इनकी पढ़ाई हुई। संस्कृत से शुरू हुई संस्कृत भाषा में शुरू होती है। और ये साथ साथ ही क्या करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, साथ साथ ये फारसी भी सीखते हैं, क्योंकि उस समय जो 1836 का जो समय था उसमें क्या था, उस समय हमारे जो भाषा थी उर्दू प्रचलन में थी। जो भी सरकारी कामकाज होते थे वो सब उर्दू भाषा में होते थे, उर्दू फारसी में। तो इसलिए इन्होंने फारसी भाषा भी सीखी, आजीविका के लिए इन्होंने फारसी भाषा भी सीखी। और क्या, साथ साथ इन्होंने आयुर्वेद की भी शिक्षा ग्रहण की। आयुर्वेद में और चिकित्सा शास्त्र में भी ये पंडित हो गए। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने, पंडित गौरी दत्त ने क्या किया, जो रुड़की IIT जो रुड़की है, रुड़की विद्यालय से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। रुड़की विद्यालय में इन्होंने, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने बीजगणित, रेखा गणित की शिक्षा प्राप्त की। बीजगणित, रेखा गणित इत्यादि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। साथ साथ ये ड्राइंग भी सीखते हैं। ड्राइंग में भी ये काफ़ी अच्छे रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, जो विद्वान लोग होते हैं ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये काफ़ी बहुत बड़े विद्वान थे। हिंदी के तो विद्वान थे ही, हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा के विद्वान थे। फारसी भाषा भी इन्होंने सीखी और उसमें भी विद्वता हासिल की। साथ साथ बीज गणित, रेखा गणित में भी ये सिद्धस्थ थे। ड्राइंग की भी शिक्षा इन्होंने ली। फिर आयुर्वेद और चिकित्सा की भी शिक्षा प्राप्त की और इसमें सिद्धस्थ भी हुए। आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में भी महारत हासिल किए। ये क्या है, ये पंडित गौरी दत्त के विषय में आप लोग ने इतनी जानकारी ली। ये जो पंडित गौरी दत्त जी हैं, ये एक यही ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार का कार्य किया। यानी कि देवनागरी लिपि के
देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार का कार्य पंडित गौरी दत्त ने ही प्रारंभ किया। यानी कि हिंदी भाषा में भाषा में हिंदी जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि के प्रयोग के जो बात चल रही थी, जो पहल चर्चा चली, ये पंडित गौरी दत्त के द्वारा ही शुरू की गई। देवनागरी के प्रति जो इनके में सेवा भाव जागृत हुआ, ये किस प्रकार से जागृत हुआ, यानी कि जो इनका हृदय जो था देवनागरी लिपि के प्रति इतना समर्पित कैसे हो गया। तो ये किस प्रकार से हुआ कि इन्होंने जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने दयानंद सरस्वती का एक भाषण सुना था। दयानंद सरस्वती यानी कैसे हुआ, दयानंद सरस्वती जो थे, दयानंद सरस्वती के एक लेख इन्होंने क्या सुना था, इनका एक भाषण सुना था देवनागरी विषय पे सुने एक व्याख्यान से ये उसके प्रति समर्पित हो गए। सुने एक व्याख्यान से ये देवनागरी के प्रति समर्पित हो गए। तो आपने अब तक क्या देखा कि देवनागरी लिपि का जो प्रचार प्रसार का कार्य शुरू हुआ, ये सबसे पहले गौरी दत्त के द्वारा शुरू किया गया। और गौरी दत्त के जो हृदय में देवनागरी के प्रति जो समर्पण भाव था, जो सम्मान का भाव था, वो कैसे जागृत हुआ। इन्होंने दयानंद सरस्वती के द्वारा एक व्याख्यान सुना था देवनागरी विषय पे, इन्होंने एक व्याख्यान सुना था और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देवनागरी को ही समर्पित कर दिया। और ये देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए मिशन स्कूल में ये नौकरी करते थे। मिशन स्कूल की नौकरी से ये क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं और त्यागपत्र दे करके इन्होंने देवनागरी का प्रचार प्रसार शुरू किया। और वेदवाड़ा नामक मोहल्ले में एक देवनागरी चबूतरे का निर्माण किया और देवनागरी पाठशाला नामक एक छोटा सा स्कूल खोला और उसको इन्होंने चलाना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि ये पंडित गौरी दत्त के विषय में आपने इतना कुछ जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनके और कौन कौन सी रचनाएं हैं और इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था उसके विषय में जो प्रमुख कथन है इनके, और कुछ इनके जो आलोचक लोग हैं, आलोचकों के इनके विषय में कौन कौन से कथन हैं इत्यादि सब कुछ हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा उद्देश्य था आज ये चौथे यूनिट को शुरू कर देना, तो आज मैंने शुरू कर दिया है। ये धीरे धीरे आपके एक एक करके जो 13 उपन्यास रखे गए हैं पाठ्यक्रम में, वो सारे उपन्यास आपको पढ़ा दिए जाएंगे। कल की कक्षा लंबी होगी, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ये आज की कक्षा छोटी रही है। कल कक्षा लंबी होगी और पूरा ये हम लोग देवरानी जेठानी के कहानी उपन्यास जो है इसको हम लोग कल के कक्षा में पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आगे आप लोग कौन सा यूनिट और चाहते हैं कि साथ साथ वो भी यूनिट शुरू हो जाए, आप लोग ये भी कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम लोग उसको भी शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।